पहला टॉपिक जिसके ऊपर हमको बात करना है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक जो नीति भारत में उद्योगों के लिए क्या नीति बनाई गई स्वतंत्रता के उपरांत, उन पर बात करेंगे। और न्यू उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991, ये दो की बात करेंगे। और तीसरा बिंदु है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, तो पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में। औद्योगिक जो नीति है स्वतंत्र भारत में 3 औद्योगिक नीति बनाई गई है। पहली बनी है 6 अप्रैल 1948 को, दूसरी बनी है 30 अप्रैल 1900 को, और तीसरी बनी है 22 मई 1991 को। ये 3 औद्योगिक नीतियां बनी, इसके आधार पर भारत में औद्योगिक विकास की तरफ भारत बढ़ा। पहला जो 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। कौन थे? ठीक, वो जो है इस प्रथम औद्योगिक जो है कि नीति जो थे उस उद्योग मंत्री वही थे। उसकी घोषणा हुई ईस्वी औद्योगिक इस औद्योगिक नीति की खासियत ये है कि भारत की व्यापारिक कंपनी 190 साल तक और वो 190 साल तक शासित रहा देश। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनेगी, औद्योगिक नीति बनेगी, उसमें वो उसका पुट दिखाई देगा। 1948 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई उसमें ये प्रयास किया गया कि अधिकतम क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में, अधिकतम उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए, यानी निजी क्षेत्र में कम से कम को रखा जाए। सरकार का नियंत्रण डायरेक्ट है। और जो पॉलिसीज बन रही थी उनमें दोनों दिखेगा। मैंने बताया था आपको कि 1945 में 2 तरह की अर्थव्यवस्था में फेमस हुई। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जो पूंजीपति जो राष्ट्र, ठीक है, जिसमें सोवियत संघ की बात हो रही थी। और दूसरा देश रसिया था, इसकी जो सभी संसाधनों सरकार के नियंत्रण के तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को प्रमोट कर रहा था। ठीक, ये 2 तरह की पॉलिसी बनी। भारत में भी इसी का पूर्ण दिखाई देगा। भारत अर्थव्यवस्था को स्वीकार करेगा, निजी क्षेत्र को भी स्वीकार करेगा और सार्वजनिक स्वीकार करेगा, लेकिन उसका झुकाव किधर होगा? ज्यादा होगा कि वो भारत 190 साल तक एक व्यापारी कंपनी के शुरुआती जो है कि प्रभाव 190 साल तक गुण रहा। ठीक, तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ झुका हुआ रहेगा। 1948 की जो औद्योगिक नीति बनी वो ज्यादा लंबा समय तक नहीं, 4 वर्षों के बाद ही जब भारत स्वतंत्र हो गया तो दूसरी पंचवर्षीय जब की 1956 में, उसी समय भारत में फिर एक औद्योगिक नीति 1956 की, और यही आधार बनी अगले 35 साल। अगले 35 साल के भारत में औद्योगिक नीति का आधार बनी। इसमें जो है भारत के महत्वपूर्ण 17 उद्योगों को किसमें रखा गया? पब्लिक सेक्टर में रखा गया। किस सेक्टर में रखा गया? पब्लिक सेक्टर में रखा गया। और यही जो है 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, वही नीति जो है वो कारण बनी 1990-91 तक, जो आते आते अर्थव्यवस्था एकदम बंद हो गई भारत की, और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो, और सार्वजनिक और सरकार का नियंत्रण ज्यादा हो गया, कि फिर से नई ये लाना पॉलिसी लाने अर्थव्यवस्था से उसको करने का प्रयास। ठीक, तो जो दूसरी इस 3 जो है 3 सेक्टर में बांटा गया उद्योगों को। पहला तो 17 ऐसे उद्योग थे, महत्वपूर्ण उद्योग, जिनके ऊपर सीधा डायरेक्ट सरकार का नियंत्रण था। उसमें ना तो कोई निजी व्यक्ति पैसा लगा सकता था, ना तो निजी व्यक्ति का कोई स्वामित्व था, ना तो निजी व्यक्ति कोई वितरण कर सकता था। समझ सकते हैं, आयात निर्यात में भाग ले सकता था, सरकार के नियंत्रण। दूसरे तरह के वो उद्योग थे जिनका
तो प्राइवेट हाथ में था, लेकिन ये कहा गया कि अगले 10-15 सालों में सरकार उन उद्यमों को क्या करेगी, ले लेगी। ठीक, उद्यमों को ले लेगी और सरकार जो है वो वितरण पे, उत्पादन पे, दाम तय करने पे, ये सारा नियंत्रण किसका था, सरकार का। तीसरे उद्योग वो थे हल्के फुल्के उद्योग जो निजी हाथों में थे। फिर भी उनके ऊपर भी तमाम तरह के प्रतिबंध लगे थे। उसको लाइसेंस से किसी भी व्यक्ति को भारत में उद्योग चलाने के लिए 12 से 13 खिड़की से गुजरना पड़ता था लाइसेंस के लिए। समझ रहे, लाइसेंस प्रक्रिया बहुत जटिल थी। यानी भारत में कोई निजी व्यापारी या निजी व्यापारिक संस्था जो है वो जो है कि व्यापारिक उत्पादन नहीं कर सकता था उद्योग के माध्यम से। सरकार का आवश्यकता से ज्यादा हस्तक्षेप था। समझ रहे बात को। तो इसके देखते हुए 1990 तक आते आते, क्योंकि देखिए हम जब तक निर्यात नहीं करेंगे, चीजों को बाहर नहीं बेचेंगे, तब तक हमको विदेशी मुद्रा भंडार कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि हमको विदेशों को हमको पेमेंट करना है, तो भारतीय रुपया में तो करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। तो विदेशी मुद्रा भंडार कमी थी, तब निर्यात नहीं रहा, तो बाहर की पूंजी को भारत में आने दे रहा था, इतना ज्यादा बंद कर रखा था। और वो डर था 190 साल वाला। समझ रहे हैं ना। इस कारण जो है कि इतनी खराब आते कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेखर जी को 47 टन जो है कि सोना जो है, 47 टन सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड में। और जिस बात भारत को अरब जो है कि दिया, और जिससे कि वो ऐसा समस्या क्यों हुई, उस समय खाड़ी रहा था, हमने कुवैत पे अधिकार कर लिया था, और तेल के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। भारत जो है उससे पहले 500 करोड़ खर्च करता था तेल पे, लेकिन जब खाड़ी युद्ध शुरू हो गया, इराक ने जब कुवैत पे अधिकार कर लिया और इराक को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने हमला कर दिया इराक के ऊपर, तो तेल का दाम अचानक बढ़ गया और भारत को कितना खर्च करना पड़ा, कितना खर्च करना पड़ा, 1200 करोड़। समझ रहे हैं ना। तो लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार था ही नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से उतना क्या पाते, क्योंकि हमने सब कुछ बंद करके रखा था। तब हमको ये समझ में आया कि भाई नया जो है वो इंडस्ट्रियल जो है एक पॉलिसी की जरूरत है, और एक क्या लाना है, एक नई आर्थिक नीति लाने की जरूरत है। हमारे अंदर कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें कुछ व्यवहारिक सुधार की बात को उठाया, और तीन नीतियों के माध्यम से, जिसको एपीजी कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण इसलिए क्योंकि सरकार अंधार हो गई थी, क्योंकि सरकार जो सत्ता से ज्यादा नियंत्रण विश्वास कर रही थी, उसको जरूरत है। यानी कि विदेशी पूंजी भंडार करने, मतलब भारत में आने की पूरी जो है कि पैसे उसको देनी थी, छूट देनी, और कोई 12 लाइसेंस के लिए जो 12 खिड़कियां थी, इनको वन विंडो आधार से एक ही से लाइसेंस मिल जाने की व्यवस्था है। ये सारा उदाहरण कर दिया गया, और उदार हो गई कि उसको थोड़ा उदार करने की बात थी कि वो औद्योगिक नीति में थोड़ी उदारता लेके आए। बात समझ है ना, जिससे कि विदेशी पूंजी आके भारत में लगे। ठीक, और जो 17 महत्वपूर्ण उद्योग थे जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण था, उनमें से 12 उद्योगों पर नियंत्रण छोड़ दिया, मात्र 5 उद्योगों पर अपना बरकरार रखा 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से, जैसे परमाणु वाला, जैसे रक्षा सौदा, कुछ इस तरह के 5 जो है कि जैसे रेलवे, डाक, तो इन जो क्षेत्र थे, मतलब उद्योगों के अलावा जो ये क्षेत्र थे, यहाँ पे सरकार ने नियंत्रण बरकरार रखने का प्रयास किया। और इस प्रयास क्योंकि ये जो है कि राजनीति के मुद्दे थे, और अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सकता था जब सरकार के नियंत्रण रहेगा। ठीक, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत पहला काम किया गया कि उदारी कराया गया एलपीजी के माध्यम से, दूसरा निजीकरण किया गया। भाई अधिकतम क्षेत्रों को अधिकतम उद्योगों को दिया गया, अधिकतम उद्यम जो थे उनको निजी क्षेत्र में दिया गया, निजी पूंजी को निवेश की छूट दी गई, निजी जो है कि सहभागिता तय की गई, जिसके कारण क्या हुआ कि अधिक से अधिक जो भारत के उद्योगपति थे
वो भी पैसा लगा सके और विदेशी पूंजी जो थी वही भारत में आकर के लग सके। ठीक, तो ये दो चीजें हुई। तीसरे थी वैश्वीकरण, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखा तो क्या कर दिया, ओपन कर दिया। समझ रहे हैं ना। इन तीन सुधारों के माध्यम से भारत में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था 1990 के बाद, उसको दूर करने का प्रयास, बहुत वैधानिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 1990 के बाद भारत जो है आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, और बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है और शास्त्रियों का ये मानना है एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरा, खास करके ये न्यू जो है कि इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर के आधार पे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसे बनी और वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है तक कैसे आई। ठीक, और हम बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति की जरूरत वैश्विक आधार, चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द जो है वो भारत से नहीं उत्पन्न हुआ है, वो चूंकि अमेरिका से उत्पन्न हुआ है। इसकी जरूरत इसलिए कि जब अमेरिका ने जापान को के दो शहरों को, हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम के माध्यम से तबाह कर दिया, ठीक, तो अमेरिका के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो जापान को फिर से क्या करे, खड़ा करे। तो उसके वैज्ञानिक सिसिल सेलमैन ने, क्या नाम था, सिसिल सेलमैन, ये सेना में कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने मैक्सिको के रहने वाले थे। इन्होंने एक बीज तैयार किया जिसको संकर प्रजाति का बीज कहा जाता है। इसी बीज को आधार बना करके नॉर्मन एक ओरन नामक एक बीज तैयार किया संकर प्रजाति का, जो 6 गुना ज्यादा उत्पादन देता था। यानी सामान्य बीज अगर 1 कुंटल उत्पादित होता था तो ये कितना उत्पादित होने लगा, 6 कुंटल। समझ गया ना। यानी कि उत्पादन के नवीन का प्रयोग करके कृषि के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना ही क्या कहलाया, हरित क्रांति। मतलब कृषि के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुआ, क्रांति से तो मतलब क्या होता है, बदलाव या परिवर्तन। ठीक, तो उत्पादन के क्षेत्र में जो, कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में जो बदलाव या परिवर्तन हुआ उसको क्या कहा गया, हरित क्रांति। और इसकी शुरुआत किस फसल से हुई थी, गेहूं से हुई थी। ठीक, ये हुई। फिर और लोग जो है 1963 से लेकर के 1967 के बीच में, जो नाम सुना है, पूषा के एक वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन, उनके साथ मिलकर के भारतीय जलवायु पे इस बीज का क्या प्रभाव होता है गेहूं का, इसका अध्ययन उन्होंने किया भारत में। और स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक गुरलाब को माना जाता है। ठीक, भारत में इसकी शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ उससे ठीक पहले बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1942-44 वाले पीरियड में। और मैंने एक दिन आपको क्लास में बताया था, इसी के ऊपर काम करके नोबेल पुरस्कार मिला। क्या नाम है उसका, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को बंगाल में 1942 से 44 के मध्य पड़ने वाले अकाल पे उसने बताया, सिर्फ बताया कि भाई अनाज की कमी नहीं थी, परचेज पावर लोगों के पास नहीं थी, इसी चीज बताया उसको नोबेल पुरस्कार। भारत में जबरदस्त बदलाव है और और कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बार बार अमेरिका जो है, कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अमेरिका और रूस जो है वो भारत को के ऊपर नैतिक रूप से दबाव बनाते थे कि वो इनके पक्ष में जाए, और उनके लिए वो क्या दिखाते थे, अनाज, क्योंकि वो हमको अनाज देते थे। ठीक, और ये स्थिति इतनी भयंकर रही कि 1962 की युद्ध में बार बार इसकी धमकी दी गई, लाल बहादुर की जवानों की और किसानों की जय हो। कृषि मंत्री जो थे वो जगजीवन राम, फिर उसके बाद सुब्रमण्यम, बड़े कृषि मंत्री ने भी, भारत के कृषि मंत्री ने भी जबरदस्त सपोर्ट किया और स्वामीनाथन जी इसको एक अभियान के रूप में पेश किया। और हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की फसल से हुई, धीरे धीरे धान, और फिर आपकी पीली क्रांति, फिर नीली क्रांति, फिर श्वेत क्रांति के तौर पे इनकी ये सब क्रांतियां हरित क्रांति से प्रभावित थी। और भारत जो है, जो बहुत बड़ा आयातक देश था, वो धीरे धीरे हरित क्रांति के माध्यम से एक निर्यातक देश बन गया। और 1991 के बाद भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसका एक बहुत बड़ा
जो है कि बहुत बड़ा जो आधार क्या बना, हरित क्रांति से उत्पादित जो है कि सामानों को देख के भारत में क्या करने लगा, विदेशी जो है कि, क्योंकि हमारा उत्पादन अब हो गया। पहले हम अपने भर का नहीं उत्पादन कर पाते थे, लेकिन हरित के बाद हमारे पास अधिशेष उत्पादन हो गया, यानी हमारे यूज के अलावा भी हमारे पास बच जाने वाला अनाज बच गया, समझ गया ना। तो इस तरह से हमने 3 टॉपिक आज देखने का प्रयास किया, और मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा कि मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने तो बहुत ही विस्तार से आपने बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि भारत के औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा किया जाए, और उसके तमाम जो उसमें कैसे परिवर्तन हुए उस पर चर्चा किया जाए। आधुनिक भारत के इतिहास में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से भारत में औद्योगिक नीति स्वतंत्रता के बाद बनाई गई। जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल जी ने बताया, कैसे स्वतंत्रता के बाद 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जिसमें उद्योग मंत्री जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनके उद्योग मंत्री, उन्होंने उसको पायलट किया, और उसके अंतर्गत जो बातें महत्वपूर्ण रखी गई उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर की बात कही गई। किस तरह से जहां पर लंबे समय के लिए पूंजी लगाई जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसमें जेस्टेशन पीरियड, लंबे समय तक जेस्टेशन पीरियड कहते हैं कि जब पूंजी लगाई जाती है तो उसका परिणाम और लाभ मिलने में लंबा समय हो, उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं कि लंबा जेस्टेशन पीरियड होगा। और फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रीज तय की गई, कि ईयर मार्क किया गया कि वो सब इंडस्ट्रीज या उद्योग जिनमें कम पूंजी लगती और उसमें लाभ मिलता, तो वो सब प्राइवेट सेक्टर के लिए, भारत के जो पूंजीपति थे उनके लिए उसे मार्क किया गया, ईयर मार्क किया गया या सुनिश्चित किया गया। और इसी के साथ ज्वाइंट सेक्टर की बात कही गई, जिसमें पब्लिक सेक्टर माने जनता के पैसे अर्थात सरकार के पैसे और प्राइवेट सेक्टर के पैसे लगाने थे। उन सब का 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सब बड़े डिटेल में चर्चा किया गया है। 4 प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह बना करके बहुत विशेष चर्चा किया गया है डिटेल में। और इसमें एक बात आपको ये जानना चाहिए कि ये सभी जो पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी। उसके पीछे फिलॉसफी ये थी कि किस तरह से भारत को, एक तो सबसे बड़ा खतरा ये था कि विदेशी मुद्रा भारत में फिर से ऐसे ढंग से ना आ जाए कि भारत में जिसे कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे शासन न कायम हो जाए, फिर से कोई विदेशी मुद्रा हमारे देश पे इतनी अधिक न लगे कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर वो कब्जा कर ले। तो इसलिए 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये भी बात डिक्लेयर किया गया कि फॉरेन कैपिटल को हम अपने देश में वहीं लगाएंगे जहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, लेकिन जहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है और कुछ और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, तो विदेश की मुद्रा अगर हमारे देश में किसी भी कंसर्न में, किसी भी उद्यम में, किसी भी उपक्रम में विदेशी मुद्रा लगेगी, तो उसके बारे में ये कहा गया कि वो 49% से अधिक नहीं लगनी चाहिए। जब भी कोई उद्योग लगता है तो उसमें संपूर्ण पूंजी कितनी लगी है, इसके आधार पर उस उद्योग के एडमिनिस्ट्रेशन का या उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का, इन सब का तय किया जाता है कंपनी लॉ के अंतर्गत। तो ये हुआ कि 49% से अधिक नहीं होगा। ये जो एक पैराडाइम या एक विश्व दृष्टिकोण आजादी के तुरंत बाद जो विकास, आर्थिक खास तौर से जो औद्योगिक नीति के संदर्भ में जो ये पैराडाइम आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पैराडाइम है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यह जो पैराडाइम या सोच या इस तरह के
विमर्श या इस तरह के कार्यशैली की पद्धति, यह उसके पहले 1944 में भारत के जो खुद पूंजीपति थे, जो बॉम्बे क्लब उनको कहा जाता था, उन लोगों की तरफ से भी ये प्रस्ताव रखा गया, जिसे टाटा बिरला क्लब कहते थे। उन लोगों ने भी ये प्रस्ताव रखा था हिंदुस्तान के आजाद होने के पहले ही, कि अगर हिंदुस्तान आजाद होता है तो औद्योगिक नीति कुछ इसी तरह से बनाई जाएगी कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर होगा। और इसी संदर्भ में ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भारतवर्ष में सोवियत यूनियन के प्लानिंग से बहुत अधिक प्रभावित भारत के चिंतक लोग थे। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया था, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, और उन्होंने प्लानिंग कमेटी के तमाम रिकमेंडेशंस बहुत से विद्वानों को मिलाकर के उन्होंने बनाए, जो अपने यहाँ BHU के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई हैं वो सभी रिपोर्ट्स। तो ये एक बात जानने की है कि किस तरह से जो एक अपने देश की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो डेवलप करके आती है, वो पब्लिक सेक्टर को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। यहां तक कहा जाता है कि राज्य को बहुत बड़ी भूमिका अदा की जाती है, राज्य की भूमिका बहुत अधिक उसमें दी जाती है। उसके लिए खास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जो महलनबीस और जवाहरलाल नेहरू मिलकर के जो प्लानिंग कमीशन के जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, जैसे पहला प्लानिंग कमीशन का जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है 1951 से लेकर के और 56 तक के बीच के जो प्लानिंग की योजना बनाई जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि पहला ही वाक्य उसमें कि द स्टेट शैल बी एट द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था के कमांड में राज्य बैठेगा, राज्य रहेगा, सब कुछ राज्य देखेगा। और ये भी कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि पैराडाइम शिफ्ट समझने में बहुत मदद करेगा, कि कहा गया कि जो उपक्रम है, जो बिजनेस है, जो इंटरप्राइज है, सरकार का जो इंटरप्राइज है, उसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना नहीं है। जैसे लगता था कि उस जमाने में लाभ शब्द कोई बहुत ही मतलब अप्रिय शब्द है, ये पूंजीवाद का शब्द है लाभ। तो उसमें यह भी कहा गया कि लाभ नहीं, सोशल गुड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जाएगा कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के या अधोसंरचना के या आधारभूत संरचना के भारत में विकास से जो एक विशेष किस्म का आर्थिक वातावरण तैयार होगा, उससे देश में विकास का वातावरण बनेगा। और इस तरह से यह जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिर इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 1956 में एक अलग से फिर से इसको डिक्लेयर किया जाता है। कुछ कैटेगरीज जो है इंडस्ट्रीज की, कि ये पब्लिक सेक्टर के लिए होगा, ये प्राइवेट सेक्टर के ज्वाइंट सेक्टर होगा, उन सब की पूरी कैटेगरीज बना करके एम्फसाइज किया जाता है। और अगेन 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर की जाती है, उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि कैसे हम सेल्फ रिलायंट हो और उद्योग के क्षेत्र में विश्व के एक अच्छी बड़ी औद्योगिक ताकत के रूप में उभर करके आए। हिंदुस्तान जब आजाद होता है उस समय हमारे यहाँ जो भी उद्योग थे, वो जैसे जूट का उद्योग हो या कपड़े का उद्योग हो, लेकिन जो जिसे कहते हैं कैपिटल गुड्स, जैसे स्टील इंडस्ट्री वगैरह थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन ऐसी कंपनी नहीं थी हमारे देश में जो भारत के और अधिक औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सके। इसलिए उस समय के जो चिंतक थे उन लोगों ने आधारभूत उद्योगों में, जैसे आप देखेंगे कि 50 के दशक में ही भिलाई का स्टील प्लांट, राउरकेला का स्टील प्लांट, ये सब यद्यपि भिलाई का रूस के मदद से आता है और राउरकेला वगैरह का कुछ ब्रिटेन वगैरह की मदद से आता है, और भी तमाम इस तरह से करके जो ऐसे फील्ड में डेवलप किया जाता है कि जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था में और विकास हो सके। और इसी दौर में जो है ये भी चर्चा होती है बहुत गंभीरता के साथ, यद्यपि वो इंदिरा गांधी के समय में कानून पारित होते हैं, लेकिन ये चर्चा होती है जिसको कहते हैं MRTPC, जिसे मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन बनता है, कि भारत में ऐसा ना कुछ हो जाए कि कुछ ऐसे उद्योगपति हो जाएं जो पूरे उद्योगों पर उनका कब्जा हो जाए और वो मोनोपोली रखें। उद्योगपतियों के मोनोपोली को न बढ़ने देने के लिए सरकार ने उसमें कानून बनाए
और यद्यपि पूरी बातों को देखने से लगता है कि 91 में अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उद्योग के संदर्भ में, तो जो लाइसेंस का और परमिट का राज जवाहरलाल के समय से चला आ रहा था, उसमें कुछ खास किस्म के जो भारत के जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन लोगों को जैसे कोई जैसे लैब की कंडीशन दे दी जाए, लेबोरेटरी में पौधों को उगाने के लिए बहुत से तमाम दिक्कतों को समाप्त करके उनको ऐसे ढंग से ग्रो किया जाए कि उनको कोई कंपटीशन न मिले। भारतवर्ष में यहाँ के स्वदेशी पूंजीपतियों को, जिनके बारे में कहा गया कि वो नेसेंट पूंजीपति हैं, बच्चे पूंजीपति हैं, उनको बाहर से कोई किसी प्रकार का कंपटीशन ना हो और वो भारत की जो बाजार है, जैसे मिलिट्री की पूरी गाड़ी की सप्लाई बिरला की बनाई हुई जो है गाड़ियों से, कार से, एम्बेसडर से होता था, जो उनका लेलैंड वगैरह था, या जो टाटा की जो ट्रक थी, आप 91 के बाद देखेंगे तो लाइसेंस राज और ये कोटा राज खत्म होता है। ये एक बात बहुत जाननी है अगर हमें स्वतंत्रता के बाद से लेकर के और 91 के बाद के पूरे परिप्रेक्ष्य को समझना है कि कैसे भारतवर्ष में एक विशेष प्रकार का एक परिवर्तन होता है, जिसके बारे में डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि किस तरह से 91 में आते आते हमारे देश में एक ऐसा वातावरण बनता है कि हम लोग विदेशी मुद्रा के संकट में आ जाते हैं। विदेशी मुद्रा का संकट ये होता है कि हम लोग जब भी कोई सामान विदेश से मंगाते हैं तो उसके पेमेंट करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ता है। और 91 जब यहाँ पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, जो पार्लियामेंट नहीं फेस किए थे, उस समय इतनी बड़ी क्राइसिस उत्पन्न हुई कि हमें एक महीने पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास $1 बिलियन होता था, उस समय वो नहीं था। और भारत से सोना जो है विदेश, खासतौर से बैंक ऑफ इंग्लैंड में लिटरली शिप किया गया और फिर वहां से उतना पैसा मिला तो उससे जो है आपके एक महीने का बिल जो है दिया जा सके। ऐसे ही वातावरण में एक जो मनमोहन इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के खासतौर से पहले यूजीसी के भी चेयरमैन हुआ करते थे, चंद्रशेखर भी उनको स्पॉन्सर किए थे, लेकिन नरसिम्हा राव ने उनको अपना वित्त मंत्री बनाया। और मनमोहन इकोनॉमिक्स बनाम जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक्स के बीच में कंट्रास्ट करके समझने की चीज होती है। और ये 91 का पीरियड जो है विश्व इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड है, जिस 91 में सोवियत यूनियन का अवसान होता है। सोवियत यूनियन के अवसान से पूरे विश्व में जो मार्क्सवाद के प्रति और खास तौर से स्टेट शैल बी एट द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी की जो फिलॉसफी थी, जो स्टालिन की फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी एक तरह से समाप्त हो जाती है। और पूरे विश्व के लिए ये होता है कि पूंजीवाद और मुक्त बाजार का जो रास्ता है वही समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये बात स्थापित होती है। और पूरे विश्व में पूंजीवाद और मुक्त बाजार माने राज्य का बाजार पर नियंत्रण नहीं रहेगा, राज्य नहीं तय करेगा कि किसी चीज का मूल्य क्या है, वो बाजार डिमांड माने मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार सब चीजों का तय करेगा रेट। ये जो एक नया सोच पैदा हुआ, ये सोच के लिए अब इस बहुत गंभीरता से विचार लोग करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस पीरियड में भारत की अर्थव्यवस्था का जो एवरेज विकास दर क्या है, इन लोगों का लक्ष्य क्या था। 2 से 3% का जीडीपी के रेट से विकास दर रहता है। 91 के बाद से विकास दर किस तरह से तेजी से बढ़ता है, 8%, 9%, कभी कभी 10% भी विकास का दर होता है। और सरकार इस बात के लिए अब पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट या चिंतन में परिवर्तन होता है, जहां जवाहरलाल नेहरू के समय में यह सोचा जा रहा था कि विदेशी मुद्रा अगर अपने देश में लगेगी तो हम लोग जो है कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य फिर से न कायम हो जाए। वहीं 91 में ये बात धीरे धीरे आने लगी। धीरे धीरे सभी सेक्टर विदेशी मुद्रा के लिए नहीं खोले गए, धीरे धीरे सभी सेक्टर में, जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ये सब धीरे धीरे खोले गए। अब आज की स्थिति यह है कि
बहुत अधिक उदारीकरण होकर के विदेशी मुद्रा आपके देश में लगी हुई है। उस विदेशी मुद्रा के लगने से 91 के पीरियड के चिंतन को अगर आप रेफरेंस लेंगे तो 91 के चिंतन में लगता था जैसे कि इतनी चर्चाएं होती थी उस समय विश्वविद्यालयों में और तमाम जगहों पर कि देश जो है वो गुलाम होने जा रहा है, देश गुलाम हो जाएगा। लेकिन 91 के बाद से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश गुलाम हुआ। हमारे देश में आर्थिक प्रगति की रफ्तार बहुत तेज हुई और ये जो फिलॉसफी है ये वर्ल्ड बैंक की फिलॉसफी इसको कह सकते हैं आप। वर्ल्ड बैंक के जो भी चिंतक और थिंकर्स रहे, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉई थे, इकोनॉमिस्ट थे, वहाँ एडवाइजर थे, तो उन्होंने इसको जो है वो लागू किया। और उस लागू करने में किस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी उसको कहते हैं, एक संरचनात्मक परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था में किया गया। स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब होता है कि अब जैसा हमने कहा कि विदेशी मुद्रा आपके यहाँ लगेगी और 90 का 91 का दशक ऐसा है जिसमें पूरे विश्व में एक ऐसा वातावरण देख रहे हैं कि सब लोग इनवाइट कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आए, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आए। और सबसे बड़ा जो कंपटीटर है, भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अपने यहाँ लाने का कंपटीटर चाइना है। और चाइना भारत से लगभग 10 साल पहले उस रास्ते को अख्तियार कर लिया जिस रास्ते को 10 साल बाद 91 में भारत अख्तियार करता है। और वो रास्ता था जिसे कहते हैं डेंग शियाओपिंग, माओ त्से-तुंग के बाद जब वहां के कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन होता है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर बरकरार रखते हैं वो, लेकिन उसी के साथ वो अपने देश में एक खास किस्म का उदारीकरण और पूंजीवाद का रास्ता अपनाते हैं। तमाम वहां पर बड़े बड़े कारपोरेट लोगों को बिजनेस करने का, व्यापार करने का वो लोग मौका देते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे कि आज की स्थिति में जो वर्ल्ड इकोनॉमी पर चाइना का पूरा कब्जा होता जा रहा है, विश्व के बहुत से देशों को पैसा दे करके एक तरह से अपना मुखापेक्षी बना लिया है। आप पूरे विश्व के किसी भी देश में आप सर्वेक्षण करें, अफ्रीका में, लातिन अमेरिका में, एशिया में, सब जगह वहां की सरकारें दिखाई देगा कि वो चीन के पैसे लगे हुए हैं। भारत के साथ चीन का युद्ध अगर नहीं हुआ होता तो हो सकता है और अधिक चीन की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक अपनी आनुषंगिक अर्थव्यवस्था में बदल देती। तो ये जो 91 के बाद से जो एक खास किस्म का जो परिवर्तन दिखाई देता है, ये परिवर्तन जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल ने कहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। लिबरलाइजेशन माने वो जो जवाहरलाल नेहरू के समय का जो राज्य था वो लिबरल, इस अर्थ में लिबरल राज्य नहीं था, वो इस अर्थ में एक तरह से कहा जाए कि मर्केंटलिस्ट, एक मर्केंटलिज्म की जो फिलॉसफी होती है जिसमें राज्य कंट्रोल करके पूरे के पूरे व्यापार पर पूरा कंट्रोल करके एक अपने देश के व्यापारियों को ही बढ़ावा दिए। लेकिन 91 तक आते आते ये पूरे विश्व में ये बात उभर करके आई और खास तौर से इसमें आगे चल करके जैसे WTO वगैरह का अस्तित्व में आना 98 में, या 91 के बाद से जो यूरोग्वे में तमाम बातचीत होती है, यूरोग्वे राउंड ऑफ टॉक जिसे कहते हैं कि तमाम विदेश मंत्रियों के और फाइनेंस मिनिस्टर्स लोग साउथ अमेरिका के यूरोग्वे में बात करके कुछ एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट होता है कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ना है तो इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ना पड़ेगा, और इंटरनेशनल ट्रेड आगे बढ़ेगा तो हर देश को अपने यहाँ कस्टम की जो दीवार होती है, एक जमाने में कोई भी सामान विदेश से आता था तो उस पर 200-400% टैक्स लगा सकते थे। अब आज पूरे विश्व में ये बात एग्रीमेंट के रूप में है कि अगर विदेश से कोई सामान हमारे देश में बिकने के लिए आ रहा है तो हम उसको आने देंगे, उस पर 40% से ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। और अगर 40% से ऊपर टैक्स लगाएंगे उसी कंडीशन में जब उसके लिए एक धारा बनी हुई है WTO के अंतर्गत ही है कि अगर वो इतना सस्ता सामान बेच रहा है, जैसे चाइना आपके देश में इतना सस्ता सामान बेचने के आ जाए, बल्ब बेचने आ जाए कि आपके देश का खुद का बल्ब का उद्योग जो बल्ब है वो ही ध्वस्त हो जाए,
इतने सस्ते में बेचने लगे। तो उस पर उन लोगों ने कहा कि एंटी डंपिंग, डंप करना माने किसी चीज को किसी देश में ले जा रहे के फेंक देना, एंटी डंपिंग आप ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये बात भी आपको एक नई जो अर्थव्यवस्था आ रही है उस संदर्भ में जानना चाहिए कि किस तरह का एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, एक्ट लोकल, एक्ट लोकल, लोकल एक्ट करिए लेकिन ग्लोबल सोच के करिए। इसमें टूरिज्म का हो या और भी तमाम, कैसे विदेश से आप अपने आप को जोड़ करके अपनी लोकल इकोनॉमी को कैसे ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट करें। फिर अब आजकल आकर के यहां तक आ गया जो स्टार्टअप शब्द आया है, ये स्टार्टअप शब्द जवाहरलाल नेहरू के समय में नहीं था। स्टार्टअप का इकोसिस्टम जैसे कहते हैं कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें हर व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करे, मिलकर कार्य करे कि सरकार पर नौकरी के लिए निर्भर ना हो, वो खुद ही नौकरी मिल करके जुड़ करके ऐसा तैयार करे। और इसमें बैंकों की भी जो पॉलिसी बनाई गई, खासतौर से भारतवर्ष के संदर्भ में कई हजार करोड़ रुपए जो है कहे गए कि 10,000 से लेकर के 50,000 तक, इवन 50 लाख तक के रुपए अगर आप स्टार्टअप कोई चला रहे हैं तो उसमें वो सब पैसे दिए जाएंगे। और उसमें कोई बैंक, मतलब कहा गया कानूनी ढंग से कि कोई ऐसी टफ गारंटी नहीं लेगा आपसे जिससे कि आप वो पैसा न लगा सके। बस आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए जिसमें बैंक उसमें पैसा लगा सके। तो इस तरह से ये बात बहुत समझने की है कि 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद किस तरह से, चाहे वो आपका इतना बड़ा लंबा पीरियड जवाहरलाल का, इंदिरा गांधी का, इवन जनता पार्टी का पीरियड बीतता है तो वो छोटा पीरियड रहता है, उसके बाद फिर अगेन राजीव गांधी का पीरियड, और फिर उसके बाद 91 का जो पीरियड आता है, ये किस तरह का एक बड़ा भारी व्यापक जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट करता है। और इसी संदर्भ में ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण जानने की है जो हम लोगों के आज के टॉपिक का विषय था, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में डॉक्टर सत्यपाल ने बताया भी कि कैसे बोरलॉग वगैरह ने, फिर कैसे MS स्वामीनाथन ने, फिर कैसे बौनी प्रजाति के गेहूं वगैरह आए जो 4 गुना अधिक गेहूं उत्पन्न करने की स्थिति आए। एक जमाने में 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसकी मात्र 39 करोड़ जनसंख्या थी। मात्र इसलिए कह रहा हूं कि आज हम 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है। आज हम इतना अधिक अन्न उत्पन्न कर रहे हैं कि हमारे पास रखने के लिए अन्न का जगह नहीं है। खुलेआम आसमान में हम अपने सामान को, जो अनाज है, उसको रख देते हैं। और यहां तक स्थिति बन गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसे मुफ्त का बांट दीजिए, जो अनाज आपका सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह ये संस्थाएं आई जो प्रोक्योरमेंट का, जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय में जो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन आया, 1973 में एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन आया, जिसने कि हर उत्पादन के पहले या उसके लगभग तय किया जाएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको क्या दी जाए, जिससे कि आप अपना जब कृषि में उत्पादन करें तो राज्य सरकारें आपका सामान खरीद सकें, जिससे वो स्थिति में आए जैसे कि महान मंदी के समय में स्थिति आ गई थी कि 1929-33 के बीच हिंदुस्तान का किसान अपना सामान बेचने के लिए बाजार में आया और मंदी का ऐसा वातावरण रहा कि कोई उसे खरीदने के लिए नहीं तैयार था। और ऐसे में वो खेत का सामान फेंक करके भाग गया। तो ये 1973 का जो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन और जो प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी इंदिरा गांधी के समय से हुई, ये एक अच्छी बात थी जो ग्रीन रिवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। ग्रीन रिवोल्यूशन के संदर्भ में ये बात भी कहना बहुत जरूरी है कि कैसे 50 के दशक के जो प्लानिंग कमीशन में जो पैसे लगाए गए, खासतौर से एग्रीकल्चर में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से तमाम जो सिंचाई की योजना में, जैसे भाखड़ा नांगल बांध वगैरह में लगा, तमाम बांध बनाए गए, सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरे भारतवर्ष का अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो 60 के दशक में 67-68 तक होते हुए दिखाई दे रही है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि जवाहरलाल के और नेहरू के प्लानिंग के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उनके माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा महत्व ये भी है
कि आप देखेंगे कि जैसे कि 1951 में जमींदारी एबॉलिशन होती है। जमींदारी एबॉलिशन कई लोग बड़ी निंदा भी करते हैं कि नहीं कहाँ एबॉलिशन हुई, लेकिन बहुत जगहों पर हुई, बहुत दूरी तक हुई, जिसमें जो लंबे समय तक जोतदार थे, जमीन के जोतने वाले थे, वो जमीन के मालिक हुए। भारत की जो इंटरमीडिएट कास्ट है, जो जोतदार जातियां हैं, जिन्हें आप अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी कहते हैं जिन्हें, ये ओबीसी क्लासेस के लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन से इन लोगों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि ये मेहनत कर जनता थी, मेहनती लोग थे, इनके पास कुछ भूमि आई, उस भूमि में इन्होंने मेहनत से काम किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि ये लोग अब 69, 68 तक, अगर मैं सही कह रहा हूं तो 69, 67, 69 के बीच में आते आते आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में एक नए प्रकार के राज्य के स्तर पर सरकारों का अभ्युदय होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चरण सिंह का जो संविद दल की सरकार पावर में आती है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक प्रोडक्ट है कि ऐसी जाति के लोग जो समाज में मेहनत कश थे, अनाज उत्पन्न करते थे, वे लोग भी एक पावरफुल समूह के रूप में उभर करके आते हैं और राज्य की संरचना में उनकी एक भूमिका तय होती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप बिना पूंजीवाद का परिप्रेक्ष्य लिए हुए भी, 91 का परिप्रेक्ष्य लेने के न लेकर के भी अगर आप उसको देखें तो आप देखेंगे कि 70 के दशक में जो एक पूरा भारी एक नया वर्ग राजनीति में, जो बैलेट बॉक्स के माध्यम से राजनीति में ऊंचाई पर आता है, जिसका एक प्रतिबिंब आप 1977 के जनता पार्टी के पावर में आने को कह सकते हैं, जिसमें यद्यपि वो बहुत से लोग मिल करके, उसमें जनसंघ भी था, या उसमें जो किसान, भारतीय किसान दल के भी लोग थे, और आपके कम्युनिस्ट लोग भी प्रकारांतर से उसमें जुड़े हुए थे, और सोशलिस्ट भी थे, प्रजा सोशलिस्ट थे, मिल करके जो ये प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग को भी अगर आप देखना चाहे तो कह सकते हैं कि ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रोडक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने रूरल पावर स्ट्रक्चर को, भारत का जो ग्रामीण सत्ता की संरचना है, उस सत्ता की संरचना को तोड़ देता है। जो पुरानी सत्ता की संरचना में यहाँ पर जो तमाम जमींदार जातियां थी, जो जमीन की मालिक जातियां थी, जो आजादी के तुरंत बाद आप देखें पहले अंग्रेजों का विरोध करने में वो फोर फ्रंट पर रहती हैं, यद्यपि हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई का विश्लेषण करने में आप पाएंगे कि वो सभी लोग, भारतवर्ष के सभी वर्ग के लोग, सभी जातियों के लोग साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, परंतु साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के परिणाम स्वरूप राज्यों पर कब्जा किन जातियों का होता है, किस समुदाय से लोग आकर राज्य कब्जा करते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य से अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि 70 के बाद से राज्यों पर कब्जा उन लोगों का होना प्रारंभ होता है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से एक पावरफुल कास्ट के रूप में, पावरफुल जातीय समुदाय के रूप में उभर करके आते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में आप ये बात जरूर कह सकते हैं, जब 1991 का ग्लोबलाइजेशन होता है तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके लोएस्ट क्लास तक भी पहुंचती है, जो जिसे दलित जातियां कहते हैं। आप भारत की दलित जातियां भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रोडक्ट से, क्योंकि दलित जातियां यद्यपि वो लेबर सप्लायर ही हैं, दलित जातियों की सबसे बड़ी परिभाषा ये कर सकते हैं कि भारत में जो भी एग्रीकल्चर में लेबर सप्लाई करे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लेबर की सप्लाई करे, पूरे भारतवर्ष में वो दलित जातियां हैं। लेकिन दलित जातियां भी खास तौर से रूरल ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते अपने इलाके में भी उनकी इनकम बढ़ती है। उस इनकम बढ़ने से वे लोग भी पावरफुल होते हैं। थोड़ा भी पैसा अगर वो बचाए तो जो उनकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वो लोग समर्थन देते हैं। और आप देखते हैं कि 90 के ही दशक तक आते आते भारत में हर इलाके में देखेंगे तो दलित बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो लोग भी सत्ता में, राज्य की सत्ता में आते हैं। और जो लोग सेंट्रल में पावर में होते हैं वो लोग भी दलित बैकग्राउंड के लोगों को किस तरह से महत्व दे करके महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने की कोशिश करते हैं, जिससे एक संदेश जा सके कि सरकारें जो है वह उन लोगों के पक्ष में भी है
जो लोग समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं। तो ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य जिस पर हमने चर्चा किया कि कैसे भारत में जो औद्योगिक उपक्रम हैं उनमें किस तरह की नीतियां भारत में लागू की गई और उन नीतियों में किस तरह से एक खास प्रकार की चिंता थी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर मान लीजिए जवाहरलाल के समय ही मनमोहन की इकोनॉमिक्स लगा दी गई होती, जवाहरलाल के समय में ही मनमोहन इकोनॉमिक्स के थ्रू भारत का विकास हुआ होता जैसा जापान में हुआ। जापान एक जिसे कहते हैं हिरोशिमा नागासाकी वाला कांड होने के बाद अमेरिका ने उसके आर्थिक विकास की जिम्मेदारी ले लिया, उसके डिफेंस की जिम्मेदारी ले लिया, और चाइना और जापान ने खुद कहा कि हम अब युद्ध में भाग नहीं लेंगे। यद्यपि जापान में बहुत तगड़ी सेना है, उनकी अपनी व्यक्तिगत भी, लेकिन वो एक शांति के समर्थक हैं और पूरा उन्होंने ध्यान पूंजीवादी विकास पर लगाया। तो आप देखेंगे कि 70 के दशक में आते आते 70s में पूरे विश्व में इवन अमेरिका भी जापान की इकोनॉमी के आगे एक तरह से परास्त हो गया। जापान का प्रेसिडेंट गया जापान का अमेरिका का प्रेसिडेंट जापान में गया और उनसे कहा कि आप हमारे देश से कुछ खरीदते ही नहीं हैं, सब कुछ आपके देश से हम खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स में, कार के फील्ड में, सब में आप हमको सप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए आप हमारे यहाँ से चावल ही खरीद लीजिए। तो जापान के लोगों ने कहा कि ठीक है चावल खरीद लेते हैं, और जापान के लोगों ने अमेरिका से चावल खरीद करके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हमारे देश में तो खुद ही बहुत चावल हो रहा है, हम उसका यूज करेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से हम बताना ये चाह रहे हैं कि जवाहरलाल के समय के जो आर्थिक विकास के जो चिंतन थे, जो दृष्टिकोण थे, जो उस समय का जो एक डोमिनेंट दृष्टिकोण था कि राज्य ही सब कुछ व्यवस्था करेगा। यद्यपि जवाहरलाल के समय के विकास को, जवाहरलाल के पूर्व के समय के विकास को अगर आप तुलना करेंगे, खासतौर से जिस पर कि अमर्त्य सेन वगैरह ने इस पर बहुत गंभीर चर्चा किया है, तो आप देखेंगे कि भारत का जो आर्थिक विकास है, अमर्त्य सेन ने तो यहां तक कहा कि अंग्रेजी राज्य में आर्थिक विकास नेगेटिव आर्थिक विकास है, नकारात्मक है। भले ही जवाहरलाल के समय में 2% से लेकर 4% तक का जो जीडीपी का विकास हो रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अंग्रेजी राज्य के, औपनिवेशिक राज्य के भारत के विकास की रफ्तार तेज है। और भारत, अब ये बात जरूर है कि अगर भारत पूंजीवाद के रास्ते गया होता, जापान के रास्ते गया होता, तो भारत की क्या स्थिति होती विश्व में। तो अब ये एक हाइपोथेटिकल बात ही है कि हो सकता है कि भारत आज बहुत ही विकसित रहता। यद्यपि पूंजीवाद जो यहाँ का स्वदेशी पूंजीवाद था, जिसके बारे में जब 91 में बहस होने लगी कि भारत के में पूंजीवाद को खुलेआम छोड़ दिया जाए, अब भारत का पूंजीवाद इतना मजबूत हो गया है कि वो विदेश के पूंजीपतियों से कंपटीशन कर सकता है। तो उस समय स्वराज पाल नामक एक विदेशी ब्रिटिश बैकग्राउंड के पूंजीपति थे, उन्होंने कहा कि भारत में पूंजीपतियों का सामंतवाद है। उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया था कि भारत में जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का ये जो लंबा कार्यकाल है, ये भारत के स्वदेशी पूंजीपतियों का सामंतवाद है। सामंतवाद का मतलब उनके इलाके में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन 91 के बाद खुद यहाँ के भी पूंजीपतियों ने सरकार से एक तरह का एग्रीमेंट किया कि आप जो है वो विदेशी पूंजी को लाइए और हम उनके साथ मिल करके काम करेंगे। और विदेशी पूंजी के साथ मिल करके आज आप देखेंगे भारत में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, अब इसमें बहुत गंभीरता से आप सभी नई पीढ़ी के लोगों को सोचना होगा कि गौतम अडानी का पैसा कहाँ से आ रहा है, या आपके अंबानी जिनका नाम है वो कहाँ से पैसा पा रहे हैं, किस तरह से आज आम आदमी की इनकम क्या है, उनकी इनकम क्या है। ये सब सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही विचारणीय सवाल है। इसमें कोई बहुत दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान का 55 घराना हिंदुस्तान के 50% संपत्ति पर मालिक बना बैठा है, तो ये चर्चा आप पार्लियामेंट में उठाएंगे तो आपको कोई अर्बन नक्सल कह सकता है। लेकिन ये सब बातें कहने पर एक सोचने की बात जरूर है, ये इस पर विचार किया जाए। यद्यपि इस विचार करने में ये भी नहीं करना है कि जिस रास्ते हम लोग आगे बढ़ चुके हैं
जो पूंजीवाद के रास्ते हम लोगों ने विकास किया, जिसमें राज्य ने अपनी जिम्मेदारी पूरा विड्रॉ नहीं किया है। जैसे मनमोहन सिंह के खास तौर से जब वो प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे, तो उनके समय में उन्होंने नरेगा और मनरेगा जिस तरह से लागू किया, जिसके बारे में पूरे विश्व ने कहा कि नरेगा और मनरेगा एक ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने भारतवर्ष को मंदी के युग से बचा लिया। जैसे 1929-33 के मंदी के दौर में जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तमाम पैसे खर्च किए, उसी तरह से भारत में नरेगा और मनरेगा के माध्यम से, और इधर भी जिस तरह से भारत सरकार ने बहुत ही, जिसे कहा जाए, समझदारी के साथ, ये ना सोचते हुए जैसा कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुवर हुआ करता था, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पहले था, जो रिपब्लिकन था, जो ये नहीं सोच सका कितनी महान मंदी के समय में तमाम बैंक में जो पैसे इतना बढ़ते जा रहे हैं उनको जनता के बीच में फ्री बांट दिया जाए, जो बाद में फिलॉसफी आती है। तो भारत में ये सब जो आज सरकार का कलेजा इतना ऊंचा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 90 के दशक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक हो गए थे, और उसमें बहुत से अध्यापक, इकोनॉमिक्स के सब टीचर बातचीत करते थे, सीनियर लोग, कि लगता है अब सरकार के पास इनकम नहीं है, हम लोगों की तनख्वाह नहीं दे पाएगी, हम लोगों को पेमेंट नहीं हो, क्योंकि सरकार के पास उसमें हर जो भी सरकार योजना भेजती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सब पर 40% का कट कर देती थी। ये पैसा तो दे रहे हैं लेकिन 40% कट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 7वां वेतन आयोग तक आते आते जिस तरह से पैसे को बांटा गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी के साथ और भी बहुत सी चीजें हुई हैं, पेंशन वगैरह खत्म हुआ है, तो ये सब खैर अलग का विषय है। लेकिन ये सब विषय के परिप्रेक्ष्य को लेकर के भी जरूर विचार करना चाहिए कि 91 के बाद से क्या परिवर्तन हुआ, 1948, 1991 के बीच परिवर्तन क्या हुआ, और इस दौर में भारत में रूरल सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से किस प्रकार का ग्रामीण सत्ता संरचना में परिवर्तन हुआ, जिसने भारत की राजनीति को और अधिक डेमोक्रेटिक बनाया। डेमोक्रेटिक माने होता है कि जो नीचे के तबके का व्यक्ति है वो भी राज्य पर कब्जा करे, वो भी तमाम पावर की पोजीशंस पे आए, बिजनेस वगैरह में आगे बढ़े। तो बहरहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि समय हो गया है, तो फिर सर कल हम लोगों को जिन बिंदुओं पे सर चर्चा करनी है वो है सर शिक्षा नीति क्या थी स्वतंत्रता के बाद, खास करके कोठारी आयोग और 1986 की नई शिक्षा जो नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर सर्व शिक्षा अभियान, ये 3 टॉपिक कल हम बात करेंगे सर इसके ऊपर, और सर आपका मार्गदर्शन भी चाहेंगे। राधा कृष्णन आयोग आता है, पहला शिक्षा आयोग, वहां से लेकर के कोठारी से लेकर नई शिक्षा नीति तक हम लोग बात करते हैं। सर कि हमारा एक रिसर्च स्कॉलर सर सुधीर कुमार सर जारफ हैं, वो सर इसी पे पीएचडी कर रहे हैं, हम कहेंगे कुछ प्रेजेंट करो और फिर उसके बाद से फिर हम लोग बात करेंगे सर। वो सुधीर इसी सेशन में लिया है ना पीएचडी में एडमिशन अभी? हाँ जी सर, जी सर, जानते हैं, उसको पढ़ाए हैं। ठीक, अच्छा लड़का। तो कल उसको बोलिए कि कल वो बोलेगा, फिर हम लोग भी रहेंगे, तो ये अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा। जी 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 सर, जी सर। तो ठीक है सर, तो फिर आदेश दे सर, और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, फिर जैसा होगा लगातार बात करेंगे।